व्हाट आर द जनरल प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मतलब आपको कभी लगा हो कि यार आप डिमोटिवेट हो गए हैं, या कोई एग्जाम ऐसा हो सकता है जिसका आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम नहीं निकल पाया, तो वो जो आपने प्रिपरेशन के दौरान प्रॉब्लम्स फेस की, पहला कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, दूसरा जब आपको लो फील होता था तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, और किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाने के बाद का जो टेन्योर होता है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है, उस दौरान आपने अपने आप को कैसे जो है वो संभाला, उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। अपनी प्रिपरेशन की दौरान आपने ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर पॉइंट नोटिस किया जो आपको लगा कि यार ये यूनिक है? आपने एक ऐसा कौन सा जो है वो प्रोसेस फॉलो किया जिसने आपको एग्जाम क्रैक करने के अंदर काफी हेल्प करी? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो टॉपर्स टॉक शो में आप सभी का फिर से स्वागत है, और इस बार मेरे साथ में है मिस्टर अजय तिवारी, जिनका अभी अभी यूपी पीएससी लेक्चरर के अंदर जो है वो सिलेक्शन हुआ है और इनका रैंक आया है 61। तो इन्हीं की शब्दों से, इन्हीं की जुबान से हम सुनते हैं कि किस तरीके से उनका सारा जर्नी रहा है। तो अजय, स्वागत है आपका निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, सबको बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपको मतलब आपकी हॉबीज वगैरह क्या, आप अपने बारे में थोड़ा सा जो है वो सबको बताएं। सर एज यू सेड, मेरा नाम अजय तिवारी है। मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग जालंधर से की है। उसके बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। तो इसके बाद सर मैंने 2019 पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन की, डिफरेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन की। और सर टॉकिंग अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, सर मेरे फादर बीएसएफ में है एंड मेरी मदर होम मेकर है। ओके, सो आर्मी चिल्ड्रन है आप, तो बहुत अनुशासित और क्वाइट, मतलब वो जो है वो स्ट्रिक्ट लाइफ आपने जी होगी, तो वैसा आपके ड्रेसिंग सेंस और उसमें झलक भी, आपके बोलने तरीके में भी वो चीज जो है वो अनुशासन झलक रहा है। तो आप मुझे आप बताएं कि आपने कब सोचा कि आपको प्रिपरेशन करना है? कॉलेज से निकलते ही आपने प्रिपरेशन का स्टार्ट किया, या फिर आपने पहले प्राइवेट जॉब का सोचा है? मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या था आपके पास होने के बाद में कि सर अब मुझे मतलब तैयारी करना है या जो भी है, तो आपकी वो थॉट प्रोसेस के बारे में जरा हमें बताएं। सर जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड शुरू से गवर्नमेंट का है। तो इतना तो सर कॉलेज में आते ही पता था कि जाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर के साइड ही जाना है। ये बात मुझे सिंस क्लास 12th ही क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है। लेकिन सर प्रिपरेशन स्टार्ट मैंने जैसे बीटेक में एप्टीट्यूड वगैरह अपना अच्छा किया। फिर जब बीटेक का जो फाइनल ईयर था उस पर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट सर जो रिक्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की थी वैसा तो प्रिपरेशन मेरे से आफ्टर 2019 पास आउट होने के बाद ही हुआ। ओके, सो आपने अपना शुरुआत जो है वो बीटेक के दौरान एप्टीट्यूड और रीजनिंग से किया था, तो कहीं ना कहीं आपने पहले से ही जो है वो एकदम गोल सेट कर लिया था 12th के बाद ही कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो आपको उस थॉट ने जो है वो आपको पुश किया कि नहीं, मुझे तैयारी जो है वो करनी है और मुझे इसी फील्ड के अंदर जो है कंटिन्यू करना है। तो मैं आपसे ये जानना जी चाहूंगा कि यूपीपीएससी लेक्चरर की जब वैकेंसी आई तो इसके तरफ आपका रुझान किस तरीके से बढ़ा, और आपको क्या मतलब ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसका प्रिपरेशन करके यही एग्जाम क्रैक करना है? सर जैसे कि मैं जब क्लास 12th में था तो मैं टीच किया था सर। मैं मतलब दो मेरे जिनको जानता हूँ, मैंने उनको मैथ्स और कंप्यूटर साइंस मैंने टीच किया था। और इतना सर ओके। मेरी जो टीचिंग स्किल्स है वो मेरी अच्छी है। तो बट कभी ऐसा सर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था जिसमें मैं टीचिंग स्किल्स शो कर पाऊँ। तो जब ये सर ये वैकेंसी सितंबर मंथ में आया था तब मैं सर इसके लिए डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन की थी। 2021 से सितंबर में नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर से मैंने प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज सर इसका और यूपीपीएससी ए, तो मैंने सोचा था सर अगर पॉलिटेक्निक की मैं प्रिपरेशन करूंगा तो साथ में यूपीपीएससी ए, मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे एक प्रिपरेशन के साथ। तो एक ही तीर से दो निशाने जो है वो साधने की जी जी तैयारी के हिसाब से आपने जी सर। 2021 के अंदर डेडिकेटेड होकर के इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नोटिफिकेशन के यस सर। बाद में ही जो है यस। वो पर्टिकुलर स्टार्ट किया था। यस ओके, तो सर। आप मुझे बताएं कि इस प्रिपरेशन के दौरान मतलब और कौन कौन सी चीजें थी जिसने मतलब आपकी मदद करी हो? जैसे आपने नोट्स तो बनाए ही होंगे,
तो नोट्स बनाए तो आपने किस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर किया? नोट्स के अलावा जो है आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज रही हैं जो प्रिपरेशन के दौरान आपको मदद करती? क्योंकि स्टूडेंट जो है उसको पता है कि उसको जो है वो तैयारी शुरू करना है, बट द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन जो है वो एक एक तरीका जो है वो काफी लोगों को जो है वो मिसिंग है। इस वजह से कहीं ना कहीं गोल अचीव करने में समय लग जाता है। तो आपने एक ऐसा कौन सा जो है वो प्रोसेस फॉलो किया जिसने आपको एग्जाम क्रैक करने के अंदर काफी हेल्प करी? तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन आया, फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी एग्जाम्स को टारगेट करना है, तो सबसे पहले सर मैं अराउंड 4 to 5 डेज ये सोचूंगा कि मुझे प्लान कैसे करना है इस एग्जाम को क्रैक कर, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या एडिशनल चीजें है। फॉर एग्जाम्पल अगर गेट की प्रिपरेशन की है तो गेट के अलावा इसमें क्या अलग चीजें पढ़नी है। तो मैंने क्या किया था सर कि जैसे इसमें फॉर एग्जांपल मैंने इसका सिलेबस है उसको थॉरोली स्टडी किया, बट जो मैंने इसमें जो चीजें मैंने की कि मैं हमेशा अपना सोर्स एक रखता था। ये नहीं कि मैंने सर कभी इसका मटेरियल अच्छा लगा तो ये पढ़ लिया, इस इंस्टीट्यूट का अच्छा लगा तो ये पढ़ लिया, ऐसा नहीं। सोर्स एक जिसमें सर वैल्यू एडिशन करते रहता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्ट सीरीज दिया, उसमें से मुझे कोई नए पॉइंट्स मिले तो मैं उसको ऐड करता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई किताब ऐसी दूसरी पढ़ी जिसमें मुझे कुछ पॉइंट अच्छा लगा तो मैं नोट्स एक रखता था, बट वैल्यू एडिशन दूसरे दूसरे सोर्सेज से लाके एक में करता था। और सर दूसरी एग्जैक्टली। चीज ये है कि और दूसरी चीज सर मैंने प्रैक्टिस मल्टीपल बुक से की थी। फॉर एग्जांपल मैंने यूथ पब्लिकेशन से की थी, मैंने ईएससी ऑब्जेक्टिव की थी, गेट ऑब्जेक्टिव की थी, तो प्रैक्टिस मल्टीपल सोर्सेज से था, बट नोट्स और वैल्यू एडिशन एक ही कॉपी में था। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई एक नोट्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बना लेता है तो उसे जी दोबारा सर। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या कोई दूसरी जगह या नहीं, दूसरे सोर्सेज से नए तरीके से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसी नोट्स के अंदर नहीं। वो काम की चीजें ऐड करते जाएं और जो काम की चीजें नहीं है उन्हें साथ ही साथ वहां से रिमूव भी करते जाएं। अच्छा, रिमूव इसके करते अलावा जाएगा। कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह, मतलब जैसे आपने कि भाई ये बड़ा बंच बन गया है, बहुत बड़ा भारी सब्जेक्ट, तो इसमें से कुछ जी सर। शॉर्ट पॉइंट छांटना या फिर उनका चार्ट बनाना, या फिर उनको कई स्टूडेंट्स की आदत होती है जो दीवार पे चिपका करके चार्ट्स बना करके और उस तरीके से करते हैं, या चीजों को जो है वो रिवाइज करने का जो तरीका होता है कि शॉर्ट नोट से रिवीजन जल्दी हो जाता है, तो आप रिवीजन जी किस जी प्रकार सर। से चीजों का जो है वो करते हैं? सर जैसे अभी आपने शॉर्ट नोट्स की पहले बात की, तो शॉर्ट नोट्स में मैं क्या करता था, जब मैं चैप्टर पढ़ने के बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया तो मुझे पता लग जाता था कि हाँ इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले मैं उसको नोट करता था एक अपनी कॉपी में। उसके बाद सर जब चीजें टेस्ट सीरीज जब देता था और जहां मेरे को गलती लगती थी कि हाँ जैसे फॉर एग्जांपल प्लगिंग है, प्लगिंग के फॉर्मूला में मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं उसको अपने नोट्स में ऐड करते रहता था। तो उससे मेरा शॉर्ट नोट्स है वो काइंड ऑफ जैसे डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन के मेरे शॉर्ट नोट्स 2-3 पेज में बन जाते थे, एक पेज मेरा खुद का और 2 पेज जो मैं टेस्ट सीरीज से लर्न करता था। पहली चीज। और सर दूसरा डाउट आपने क्या बोला, दूसरा चीज आपने क्या पूछा। जैसे मैंने ये पूछा था कि शॉर्ट नोट्स के अलावा मतलब आप रिवीजन जो है वो उसको प्रेफर कैसे करते थे, किस तरीके से आप रिवीजन जो है वो करते थे? सर जैसे वीक में 7 डेज है, मंडे टू फ्राइडे एक टॉपिक पढ़ना है, सैटरडे और संडे जो पिछला सब्जेक्ट खत्म हो गया उसको रिवाइज करना है। और साथ में सर मैं तो रिवीजन के लिए ये बोलूंगा कि जैसे एक सब्जेक्ट चल रहा है तो जो पीछे वाला सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में किया था उसको उसके साथ में रिवाइज करना है, और साथ में टेस्ट एंड जो भी आपके क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन ज्यादा बेटर रहता है सर। और जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो अपने नोट्स पे जाकर उसको रेफर करना है और उसको वहां पे अंडरलाइन कर लेना है। ये रिवीजन का सबसे इजी है कि पहले अपना क्वेश्चन फिर नोट्स। मतलब कि करंट स्टेट में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे 5 डेज पढ़ करके 6 और 7 डेज जो आपने पहले बहुत पहले सब्जेक्ट जो कंप्लीट जी किया था जी उसे साथ ही साथ रिवाइज करना, और जी उसी के साथ जी सैटरडे सर। संडेज को जो करंट सब्जेक्ट है या जो जस्ट पिछला सब्जेक्ट है उसकी टेस्ट सीरीज भी लगाते रहना, ताकि जी आप एट जी ए जी टाइम सर। मल्टीपल सब्जेक्ट के टच में रहें, तो उससे रिवीजन जी जो है वो बिल्कुल। थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ओके, ओके। जी So बिल्कुल। my next question is कि what are the general problems that you have faced during your preparation? मतलब आपको कभी लगा हो कि यार आप डिमोटिवेट हो गए हैं, या कोई एग्जाम ऐसा हो सकता है जिसका आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम नहीं निकल पाया, तो वो जो आपने प्रिपरेशन के दौरान प्रॉब्लम्स फेस की, पहला कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, दूसरा जब आपको लो फील होता था तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, और किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाने के बाद का जो टेन्योर होता है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है, उस दौरान आपने अपने आप को कैसे जो है वो संभाला, उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। सर जैसे प्रॉब्लम की तो आपने बात की, तो हाँ डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होता है सर। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसमें हमारा नहीं होता है, तो उस टाइम तो सर वही सबसे मेन प्रॉब्लम वही है, जब सिलेक्शन ना होना सबसे मेजर प्रॉब्लम है। उससे उसके बाद बाय डिफॉल्ट डीमोटिवेशन आना, वो उसका
सबसेट है, प्रॉब्लम आया फिर डिमोटिवेशन आएगा। लेकिन सर एग्जैक्टली। डिमोटिवेशन को हम सच कहूं तो डिमोटिवेशन को सर हम कम तो नहीं कर सकते, हाँ, बट एक सर्टेन लिमिट तक रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक एग्जाम दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एनआरएल का एग्जाम दिया, फिर इसके बाद मैंने सीआईएल का एग्जाम दिया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं हर एग्जाम के बीच में अपना डिफरेंस नोट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी जब आंसर की आएगी तो मैं एक सेपरेट सा नोटबुक में मैंने अपने, हाँ इस एग्जाम में मेरे इतने नंबर थे, इस एग्जाम में मेरे इतने नंबर थे, इस एग्जाम में मेरे इतने नंबर थे। जब दो एग्जाम्स के बीच का नंबर जब दो एग्जाम्स के बीच का नंबर अगर रिड्यूस होता जाए, इसका मतलब सर हमें इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में सर एज गैप इंक्रीज होता है, बट सर टाइम भी उतना ही लगता है एग्जाम कराने में। मिनिमम है नोटिफिकेशन के 3 महीने बाद एग्जाम, 1 महीने बाद आंसर की, फिर 1 महीने बाद रिजल्ट, 5 मंथ तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं बस इतने कहना चाहता हूँ कि सर जो डिमोटिवेशन आए, तब ये देख लो कि हाँ मेरे दो कंसेक्यूटिव एग्जाम्स के बीच में डिफरेंस कम हो रहे हैं, इसका मतलब मैं काफी जल्दी ये कर लूंगा। और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज सर कुछ कुछ हॉबी भी परस्यू करना चाहिए, जिसकी वजह से डिमोटिवेशन वाला फैक्टर कम हो जाए। रिड्यूस तो हो नहीं सकता, जीरो तो हो नहीं सकता, बट कम जरूर हो जाएगा फिर इससे। तो आप मतलब आपके अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट को नेगेटिव्स की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, पॉजिटिव। उसे रादर देन उसकी पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए कि यार इससे पिछला जो एग्जाम दिया था उससे मेरे इस इससे कम एग्जाम में हुआ। मार्क्स अगर इंप्रूव हुए हैं तो इसका मतलब मंजिल बहुत हम्म। नजदीक है, बस अब और इतना ही एफर्ट बस और बस। डालेंगे तो अपन नेक्स्ट एग्जाम को जरूर जो है वो क्रैक करके जी ले जी, जाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। तो आपने जी। हॉबीज की बात करी, तो आप मतलब फ्री टाइम के अंदर जब पढ़ाई हो गई उसके बाद आपका आज का टारगेट पूरा हो गया, उस दौरान उसके बाद ऐसी कौन सी हॉबीज है जो आप हम्म। फिजिकली या मेंटली फिट रखने के लिए अपने आप को परस्यू करते थे? सर जैसे मैं फोटोग्राफी करता था, शाम को कभी मान लीजिए कोई बर्ड दिख गया या सनसेट होते हुए सन दिख गया, उसकी फोटोज क्लिक करना, ये सब चीजें करता था। इसके बाद सर एक्सरसाइज करता था एंड वॉकिंग और म्यूजिक। और कोई मैच चल रहा है इंडिया या आईपीएल, तो थोड़ा मैच देख के एंजॉय कर लिया। ये सब चीजें मैं करता था स्टडीज के अलावा। ओके, सो कहीं ना कहीं म्यूजिक और मोटिवेशनल स्पीचेस या फिर कोई पर्टिकुलर मूवी के डायलॉग्स या फिर कोई पर्टिकुलर मोटिवेशनल कोट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इंस्पायर करता है किसी भी स्टूडेंट को। तो कहीं ना कहीं आपका भी वही दौर रहा, आपने जो अच्छा लगा वो फ्री टाइम में किया ताकि आप अपने आप को मेंटली, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको अपने नॉलेज के साथ साथ अपने आप को मेंटली फिट भी रखना जरूरी है और एट द सेम टाइम फिजिकली मेंटल। फिट होना भी बहुत जरूरी है। ओके ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अपनी प्रिपरेशन की दौरान आपने ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर पॉइंट नोटिस किया जो आपको लगा कि यार ये यूनिक है? क्योंकि नोट्स सभी बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी कहीं ना कहीं जो लोग बहुत हर ज्यादा कोई बनाता है। डेडिकेटेड होते हैं वो शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, अपने मार्क्स को इवेलुएट भी करते हैं। तो कोई ऐसी यूनिक चीज जो आपको लगी कि नहीं यार ये मैंने फॉलो करी और इससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, और आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि यार इन चीजों के अलावा आप इस यूनिक चीज को भी फॉलो कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई ऐसी बात जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर भी कर दे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको एग्जाम सिलेक्शन में हेल्प भी करे, तो ऐसी कोई यूनिक चीज आप शेयर करना चाहेंगे? सर जैसे आपने बोला शॉर्ट नोट्स हो गया, क्लास नोट्स हो गया, ये सब बनाते हैं। जो मैंने सर दिसंबर नहीं, मैंने नवंबर से स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के रिटर्न क्वालिफाई हो रहे थे। तो इसका सर मेन रीजन ये था कि मैंने क्या किया सर, एग्जाम से सर 10 दिन पहले तक तो हर कोई कंफर्टेबल रहता है। जो एग्जाम के 10 दिन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 22 को एग्जाम है, तो मेरे 12th ऑफ से जो कंफर्टेबल रहा 10 दिन, उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसका सर मेन रीजन ये है कि मैं मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्या करता था, जस्ट मैंने प्रैक्टिस किया और वैसे का वैसे ही अपना मटेरियल को रख दिया। लेकिन इस बार मैंने क्या चेंजेस किए थे उसमें, कि जब मैं डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस करता तो मैंने एक सेपरेट कॉपी बना रखी थी। उसमें सर मैं वो गलतियों को लिखता था जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस को नहीं बना पाया। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कर रहा हूँ तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से नहीं बने, मैं उनको पहले लिखता था एक सेपरेट नोटबुक में। और हाँ, दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज को एनालाइज पहले इतना अच्छे से नहीं करता था, लेकिन लास्ट 6 मंथ से उसको एनालाइज बहुत अच्छे से करता था। जो भी उसकी गलतियां होती थी उसको सर एक सेपरेट कॉपी में नोट करता था, और उसको हर अल्टरनेट डेज पे उसका रिवीजन करता था। वो क्वेश्चन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने उसका रिवीजन, सेकंड टेस्ट सीरीज का रिवीजन। ये मुझे लगा कि मेरे अपने प्रिपरेशन में लास्ट 6 मंथ में चेंजेस किया और मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज या फिर कोई पर्टिकुलर चीज वो कर रहा है, तो उसको जी मतलब सर। की गलती हुई उस गलती को सोच करके कि हाँ इस बार से नहीं करनी, ये करने की बजाय उस चीज को नोट करके प्रॉपर चार्ट बनाए, जो क्वेश्चन नहीं हो जी रहे हैं उसका सर। कारण लिखें और उसके बाद में जब उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो गया तो उसको टिक भी करे, तो एक चेकलिस्ट बना जी करके जी। रखे कि हाँ ये हो हाँ, चुका है और अब अगला एक ये है। सेपरेट भी कॉपी।
ये एक सेपरेट कॉपी है एग्जैक्टली। जिसमें टेस्ट सीरीज और फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन दोनों एक ही में हो। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो प्रिपरेशन के पहले की बात होगी, अब हम बात करें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सो एग्जाम के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नर्वस फील करने लग जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है, एक क्वेश्चन में ज्यादा समय लग गया तो अपना पेशेंस लूज करने लग जाते हैं। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पेपर देने के दौरान आपका माइंडसेट क्या था कि आपने अपने आप को कूल टेम्परामेंट बनाए रखा और उस एग्जाम को सक्सेसफुली आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके और उसके बाद में आपने रिटर्न निकाला? तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? सर नर्वसनेस तो स्टार्टिंग में रहता है, जैसे जब 2019 में मैं पास आउट था तो एक दो एग्जाम तक नर्वसनेस तो था, बट सर उसके बाद क्या कैसे जब जैसे ही हम डिफरेंट और एग्जाम्स देते रहते हैं तो वो नर्वसनेस वाला पार्ट तो खत्म हो जाता है। बट उस टाइम सर ये चीज हमें दिमाग में पेपर के दौरान नहीं लाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर इजी आया तो वो सबके लिए इजी है, उस पेपर में पहले खुश नहीं होना है कि हाँ पेपर इजी आया मेरे फुल आ जाएंगे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जहां तुम खुश हुए वहां पे गलती हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पेपर डिफिकल्ट आया डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, अगर तुम सेट हुए तो फिर तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा। तो ये चीज, ना खुश होना है ना दुखी होना है, एट अ टाइम एक क्वेश्चन को देखना है और उसको करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल 150 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन को एट अ टाइम करो, और उस पिछला मत सोचो ना आगे का सोचो। सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड के बारे में सोचो, थर्ड है तो थर्ड के बारे में सोचो, ऐसे अप टू 150 क्वेश्चन करो, इसमें रहिए। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंजीनियर्स एकेडमी ने आपके सिलेक्शन के अंदर क्या रोल प्ले किया है और किस तरीके से आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट जो है वो इससे जुड़ने के बाद में महसूस किया? तो बीटेक किए हुए 2 साल करीबन हो गए, उसके बाद सर कोई भी इंटरव्यू फेस नहीं किया था, तो एक बीटेक के दौरान सर इंटरव्यू स्किल्स थी। अब क्या सर इनर्शिया था कि हाँ 2 साल हो गए एक भी इंटरव्यू फेस नहीं किया, वो एक इनर्शिया था। तो इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए इंजीनियर्स एकेडमी ने काफी हेल्प किया। जो पैनल मेंबर थे वो भी ड्यूरिंग इंटरव्यू काफी सपोर्टिव थे, इंजीनियर्स एकेडमी के फीडबैक भी अच्छे मिले थे सर। एक काइंड ऑफ चार्ट मिला था जिसमें आपकी कैसे बैठना, सिटिंग पोस्चर से लेके आईज कांटेक्ट से लेके नॉलेज से लेके हर चीज उन्होंने प्रॉपर समझाया था कि हाँ इस चीज में लैग करने की और इस चीज में तुम अच्छे हो, तो उन्होंने एक कंप्लीट आइडिया दे दिया था। और सर वहां पर भी 3 मेंबर की पैनल थी, यहाँ पर भी 3 मेंबर की पैनल थी, तो जो इन्वायरमेंट था वो ऑलमोस्ट सेम था। बट हाँ एक जो इनर्शिया होता है सर, वो इनर्शिया काफी हद तक रिड्यूस हो गया था इंटरव्यू का। ओके, सो इंजीनियर्स एकेडमी के इंटरव्यूज जब आपने फेस किए तो आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट जो है वो देखने को मिला तो और मिला था जी कंफर्टेबिलिटी सर। मिली और आपके जो ड्रॉबैक्स थे जो आप कहीं ना कहीं जो है वो ध्यान में नहीं दे पा रहे थे, जैसे आपका सिटिंग पोस्चर हुआ या फिर आंसर देने के दौरान आपका बॉडी लैंग्वेज हुआ, आपके वर्बल या नॉन वर्बल जी सर। कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो उनको इम्प्रूव करने में आपको जी जो है वो इंजीनियर्स एकेडमी के जी आईजीपी प्रोग्राम ने मदद किया। ओके, सो जी माय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज credit for success सो माय in one पेरेंट्स। line. Okay, माय पेरेंट्स। so your parents are the biggest motivation behind your success and they are your role model. और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वही रोल मॉडल हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सबके मन में ये होता है कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है और उनके चेहरे पे खुशी जी देखनी है सर। और उनके चेहरे की जी खुशी ही सर। बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइफ आफ्टर सिलेक्शन एंड फ्यूचर प्लानिंग? तो रिजल्ट 7 जून को आया, टिल आज डेट 24th है। तब तक सर अभी तक एकदम रिलैक्स मोड है, कुछ भी अभी तक किया नहीं, बस दोस्तों से बाहर थोड़ा घूमा, पार्टी वगैरह ये सभी चीजें हुई। हाँ लेकिन सर फ्यूचर प्लानिंग अभी चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूपीपीएससी एई का भी रिजल्ट अवेटेड है, तो पहले उसका रिजल्ट देखते हैं क्या रहता है और उसके बाद फिर फ्यूचर प्लानिंग देखेंगे सर क्या करना है। अभी सोचा नहीं था उसके बारे में अभी। Okay, so my final question is message जी for सर। aspirants who's preparing for various government examination and message for numbers learning or engineers academy की कौन सी? तो फॉर एस्पिरेंट्स सर सक्सेस के लिए 3 थिंग्स रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला डिसिप्लिन, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा पेशेंस। अगर ये तीनों में सर एक भी चीज की कमी है तो सक्सेस तो मिलेगी, मिलेगी इन द सेंस ये बाद में रियलाइज हो जाएगा कि हम कंसिस्टेंट नहीं है, पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन जो ये 3 चीज स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखता है तो उसको सक्सेस काफी जल्दी मिल जाएगा, पहला। और फॉर निम्बस लर्निंग सर एज सच तो कोई भी मेरे पास है नहीं पॉइंट बताने के लिए। हाँ ये है कि सर आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम काफी अच्छा था और काफी हेल्प किया मुझे। ओके, सो थैंक यू अजय, और आपने थैंक यू अपना सर। समय दिया और हमसे बात किया और अपनी स्टोरी जो हमारे साथ शेयर करी।
So thanks a lot, and all the best for your future. Thank you, sir. Thank you, sir. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.